नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। अच्छा खासा बहुमत मिला है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसको भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जब ये सांडों की लड़ाई हो रही थी तो खेत चौपट हो जाता है, घास उखड़ जाती है। वैसे ही बीएसपी शहीद हो गई है और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही चौपट हो गई है। अब इस पूरी लड़ाई के बीच में, इस झगड़े के बीच में, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना खुशखबरी है या उसके लिए नई चिंताओं की शुरुआत है? क्या योगी जी और मोदी जी इस चुनाव से चैन से बैठ सकते हैं? आने वाले समय में किसके लिए ये चुनाव बेहतर होने वाला है और किसके लिए ये चुनाव टेंशन का होने वाला है? योगी जी ज़्यादा खुश होंगे या मोदी जी ज़्यादा खुश होंगे? चुनौतियों का स्तर क्या रहने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। इस चुनाव में वीडियो शुरू करने से पहले इतना बता दूं, बीजेपी ने बहुत कुछ हासिल नहीं किया है। बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ेगी, क्या क्या होगा, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, लौट के आता हूं। वीडियो की शुरुआत मैं एक किस्से से करता हूं। जब आप शेर होता है, शेर को जब आप लाते हैं पकड़ के जंगल से और उसको सर्कस में रखना होता है, उसको इशारों में नचाना होता है, तो क्या किया जाता है? शेर को कोई डंडा मार के तो सिखा नहीं पाएगा। तो शेर का जो मास्टर होता है, जिस आदमी के ज़िम्मे उसको सिखाने की जिम्मेदारी होती है, तो वो शेर को कुछ दिन के लिए कमरे में बंद कर देता है। 15-20 दिन तक वो बंद रहता है और भूखा रहता है और सिर्फ वो डिप्राइव्ड अवस्था में किसी तरह से सरवाइव कर रहा होता है। उसी दौरान जिस आदमी ने उसको 15 दिन भूखा रखा है, वही आदमी मांस का एक टुकड़ा लेकर आता है और शेर के सामने डाल देता है और उसके बाद चला जाता है। फिर आता है, 2 मीठे शब्द बोलता है तारीफ़ के, एक टुकड़ा डाल देता है, फिर चला जाता है। कुछ समय बाद जिस शेर को वो जंगल से पकड़ के लाया, उसके नैसर्गिक वातावरण से लेके आया, जिस शेर को उसने भूखा रखा, वो शेर इस मांस का टुकड़ा डालने वाले आदमी का मुरीद हो जाता है और उसके आदेशों का पालन करने लगता है। वो दुनिया में इसे अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानने लगता है। जिन लोगों के काम धंधे छिन गए, जो सड़कों पर पैदल चले, जिनको पैदल चलने के लिए पुलिस ने पीटा, जहां बलात्कार हुए, अलीगढ़ जैसे केस हुए, आँखों के सामने जीप से अहंकारी नेताओं ने किसानों को कुचल दिया, जुलूस लेकर जा रहे थे सीधे सीधे। सब कुछ देखा जिस उत्तर प्रदेश ने, उस उत्तर प्रदेश को इतना डिप्राइव्ड कर दिया गया था, लॉकडाउन लगा के इतना भूखा मार दिया गया था कि उसको 5 किलो अनाज जब मिला तो उसको लगा कि ऊपर से विधाता आ गए हैं और उन विधाता के चरणों में उसने खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी समर्पित किया है उसने, इस शेर पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा सके हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की जो नई टैली आई है इलेक्शन की, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, सीटों की स्थिति देखें, तो आप पाएंगे कि 57 सीटें बीजेपी की विधानसभा में कम हो गई हैं। यानी जो सरमाया था बीजेपी का, वो घट गया है। बीजेपी की अपने पास जो अपनी दौलत थी वो कम हो गई है और वो खुश कैसे हो सकती है? उसने कुछ नया हासिल नहीं किया है, उसने खो दिया है 57 सीटों को। लेकिन आप कहेंगे सरकार तो उसकी है, 57 सीट खो दी तो उसमें इतना बीजेपी को नुकसान हो गया कहने की क्या बात है? आप तो हर बात, चलिए आप इसी पे खुश हो लीजिए, ये भी एक कमेंट आ सकता है।
तो मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 57 सीटों का मसला नहीं है, ये मसला आगे तक जाने वाला है। इसी साल अभी महीना 2 महीने के अंदर ही राज्यसभा के चुनाव होने हैं, और राज्यसभा के चुनाव होने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ राज्यसभा में बढ़ने वाली है। मायावती, बहन मायावती के स्ट्रेंथ, जो देखिए हर राज्यसभा का चुनाव, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 6 साल में होता है, 2-2 साल में उम्मीदवार बदलते जाते हैं। तो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी राज्यसभा में उसके सदस्य भी बढ़ने वाले हैं। और ये जो चुनाव इस बार का है, इसमें पंजाब की मेरे ख्याल से 7 सीटें खाली हो रही हैं। तो उस पूरी परिस्थिति के बीच में जो राज्यसभा में मोदी सरकार की ताकत है वो और कम हो जाएगी। तो ये चुनाव मोदी जी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। और इसके साथ ही एक चीज़ और करें, और गौर करें आप, कि राज्यसभा की सीटें कम होने का मतलब ये है कि ताकत कम होना ऐसा मोटा मोटा लगता है, लेकिन आप एक एक बिल जो भी इस देश में आप पारित करते हैं उसको राज्यसभा से भी पारित करवाना होता है। और राज्यसभा में अगर आप बहुमत में नहीं होंगे तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल है, सरकार चलाना मुश्किल है और अपने बिलों को पास कराना मुश्किल है। यानी आप सरकार में होते हुए भी निर्बाध तरीके से नीतियों को लागू नहीं कर सकते। तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है इस चुनाव से। लेकिन बात सिर्फ राज्यसभा चुनाव की नहीं है, कुछ समय बाद भारत के राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें जो वोट की वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश के विधायक की होती है। उसका वेटेज जो है वो 708 होता है उत्तर प्रदेश के विधायक का। और 708 वेटेज का मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपके 57 विधायक कम हो गए हैं तो कुल मिला के आपके पास 40,356 वोट राष्ट्रपति चुनाव के लिए कम हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा गणित हुआ, इतने वोट कहाँ से आ गए? तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ, वरना ये जनरल नॉलेज का हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि आपके पास जितनी राज्य की जनसंख्या है उसको राज्य की विधानसभा सीटों से विभाजित कर देते हैं और उसको 1000 से गुणा करके तो वो आपका वेटेज निकल आता है। ये इसका फार्मूला है, मतलब कुल आबादी गुना बटा राज्य की जनसंख्या गुणा 1000। तो अब अगर आप ये करते हैं तो आपके पास में वेटेज आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के वोट का वेटेज राज्यसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा है। और 57 विधायक कम होने का मतलब ये है कि यूपी में करीब 40,000 से ज़्यादा वोट राष्ट्रपति चुनाव में कम हो जाएंगे। आज भी जो राष्ट्रपति हैं उनके राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको 5.5 लाख के आसपास वोट चाहिए होते हैं, और 5.5 लाख वोटों में से अभी बीजेपी के पास में अपने 4.5 लाख ही वोट हैं। पिछली बार कोविंद साहब को भी दूसरे के सहयोग से वो जिता कर लाए थे, और इस बार स्थिति और ख़राब होने वाली है। तो वो अपनी मर्जी का राष्ट्रपति भी नहीं बना पाएंगे। और सिर्फ ये नहीं कि विधायकों के वोट कम होंगे, इन विधायकों के जरिए जो राज्यसभा सदस्य चुन के जाने वाले हैं उनके वोट भी कम हो जाएंगे राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति का चुनाव बहुत बीजेपी के लिए टफ होने वाला है। तो मोदी के लिए दूसरी देखिए राष्ट्रपति को चुनवा के लाना भी सरकार की अपनी ही टेंशन होती है, ये किसी और की नहीं होती है। तो दूसरा झटका मोदी जी के लिए राष्ट्रपति चुनाव में अपना राष्ट्रपति चुनवाना है। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरी तरफ लॉबिंग अलग से शुरू हो गई है। केसीआर जो है वो खुलकर सामने आ गया। वो उद्धव ठाकरे के पास गए, मुंबई में मिल के आए, और इसके बाद वो पिनरी विजयन से मिले हैं जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, MK स्टालिन से भी मिले हैं, और ममता बनर्जी भी हैदराबाद जाके केसीआर से मिल चुकी हैं। ये की लॉबिंग चल रही है, एक अलग तरह का एक फ्रंट तैयार हो रहा है। और ये सब लोग दक्षिण के राज्य और आपके महाराष्ट्र के राज्य सब मिल जाते हैं। इन राज्यों की सीटें, लोकसभा की 200 सीटें हैं, तो आप सोचिए आधी सीटें हैं इन राज्यों की। तो ये राज्य अगर मिल जाती हैं ये पार्टियां और स्ट्रेटजिकल वोटिंग करती हैं तो बीजेपी के लिए राष्ट्रपति बनाना और मुश्किल हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर उन्होंने कोई टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रीट स्मार्ट खिलाड़ी टाइप का राष्ट्रपति का कैंडिडेट बना दिया
तब तो बीजेपी पक्का गई, जैसे कि शरद पवार। शरद पवार को अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाते हैं तो वो लेफ्ट से लेकर राइट तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक सब जगह अपने आप को खपाने की काबिलियत रखते हैं और वो खो ना हो किसी तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब मोदी जी की ये चुनौती भी बड़ी होने वाली है। तो ये जो चुनाव हुआ है, इससे बीजेपी ने गेन क्या किया है? गेन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार जो उसके पास पहले से थी, उत्तराखंड की सरकार जो उसके पास पहले से थी, लेकिन वहाँ मेंबर कम हो गए हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव में वहाँ से भी वोट कम गए। वोट सारे राज्यों से कम होने वाले हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी और राज्यसभा के सदस्य भी कम होने वाले हैं। तो अब मोदी जी के लिए डगर पनघट की कठिन होने वाली है। इस चुनाव से बीजेपी ने गेन नहीं किया है, बीजेपी ने लूज़ किया है। जो उसके पास कुल धन था वो कम हो गया है, सत्ता की ताकत जो थी वो कम हो गई है, बढ़ने के बजाय। अब योगी जी के पास आते हैं। मोदी जी इन सारे तनावों के बीच में, इन सारे दबावों के बीच में तो रहेंगे ही। एक प्रेशर ये भी रहेगा जो चुनाव के पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि योगी जी अगर जीत गए तो 2024 में उनकी पूरी कोशिश होगी कि मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उनको बनाया जाए। वो हिंदुत्व का चेहरा हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2 बार जीत के आए, लंबे समय बाद कोई जीत के आया है और बार बार इनको पहले वो मोदी जी को झटका दे चुके हैं। अगर उन्होंने अपने प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से मोदी जी का फ़ोटो हटा दिया था तो कोई छोटी बात नहीं थी। कितने सारे संघ के लोग एक्टिव हो गए, मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आके पड़े रहे, योगी जी ने मिलने से इनकार कर दिया। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी गुजरात के सारे घोड़े खोल दिए गए थे योगी को रोकने के लिए और योगी अपने दम पे बन के आया था। नाम कहीं भी नहीं था उनका लिस्ट में, मुख्यमंत्री बनने वाली लिस्ट में अनिश्चय बना रहा और आखिर में योगी मुख्यमंत्री बने। और अब उनकी पूरी कोशिश होगी दिल्ली की तरफ कूच करने की। और वो दिल्ली की तरफ अगर कूच करते हैं तो अमित शाह और मोदी जी के लिए ये भी एक नया फ्रंट होगा जिसमें उनको अपने आप को बचाना होगा। चुनाव से पहले स्थिति ये थी कि वो शर्मा जी को पकड़ लाए थे और योगी को हटाने की बात कर रहे थे। चुनाव के बाद स्थिति ये है कि वो मोदी जी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे 2024 के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं संघ के सामने, पार्टी के सामने, और उसके लिए लॉबिंग कर सकते हैं। तो ये इतना हल्का काम नहीं रहने वाला है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में योगी के लिए अच्छा ही अच्छा है, उनकी कुर्सी भी बच गई और वो बड़ी कुर्सी की तरफ भी देख सकते हैं। उनके दुश्मन इस जीत से परास्त हो गए जिन्होंने उनको गोरखपुर भेजा था। आपने देखा होगा चुनाव के बीच में योगी जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब वो फिर वापस आने वाला है और उनके पार्टी के अंदर जो प्रतिद्वंदी हैं उनको अब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो ये जो चुनाव है, इसके जो नतीजे हैं और जो परिस्थितियां सामने आई हैं, वो कुल मिला के मोदी जी के लिए खुशखबरी नहीं है। किसी के लिए खुशखबरी हो या ना हो, मैं आपको एग्जैक्ट सीटें बता सकता था कि राज्यसभा की कितनी सीटें कम हो जाएंगी, कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, राष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें 2 खतरे थे। एक खतरा ये था कि बहुत सारा कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व था और ये वीडियो पूरा बोझिल वीडियो हो जाता, समझना मुश्किल हो जाता। और दूसरा दिक्कत ये होने वाली थी कि चुनाव है वो कुछ इधर उधर हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त होती है, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं इसमें प्रायोरिटी पे चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव में आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। पहली प्रायोरिटी में वोट इसको दूंगा मैं, दूसरी प्रायोरिटी में इसको दूंगा, तीसरी में इसको दूंगा। तो वो चुनाव एग्जैक्ट आप पता नहीं कर सकते कि सीटें कितनी आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन ये पक्का है कि चुनने वाले जो हैं अब इस पार्टी के आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के सीन अब थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और ये जो दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके लिए तो अच्छा सब सुकून भरा ये है ही। कम से कम जो लोग एक निरंकुश सरकार से थोड़ा सा डरे और सहमे हुए थे, जिनको लगता था कि ये कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लॉकडाउन में लोगों को भूखा मार दिया, नोटबंदी में सड़ा दिया, उसके बावजूद चुनाव जीत जाते हैं, उसके बावजूद निरंकुश शक्तियां हैं। अब ये कुछ भी कानून ले आएंगे तो क्या करेंगे? अमेरिका IMF को खुश करने के लिए किसान कानून ले आए तो क्या बिगाड़ लिया?
आगे जाके भी कुछ करेंगे तो क्या कर लिया जाएगा। तो अब एक लगाम है दूसरी पार्टियों के पास भी, तो उतना ज़्यादा खुलकर मोदी जी नहीं खेल पाएंगे, इसलिए लोकतंत्र के लिए एक शुभ लक्षण भी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, अपने दोस्तों को चैनल से जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।